औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप CMM लेक्चर से मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जिस तरह आपने बेटा टाइटल देख लिया होगा, हमारा आज का टाइटल है सेकेंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान की नई किताब। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा नई किताब के मुताबिक लेक्चर शुरू हो चुके हैं। आप बेटा जानते हैं सेकेंड ईयर पाक स्टडी की बुक चेंज हो गई है, पहले वाली बुक तब्दील हो गई है। कब? ये 2022 में। अगर आपके पास पुरानी बुक है और आप पढ़ रहे हैं तो बेटा वो अब आपके किसी काम की नहीं है। थोड़ी बहुत चेंजिंग नहीं हुई, हम आमतौर पर समझते हैं कि थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, यानी आप समझ लें कि बुक मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। सेकेंड ईयर पाक स्टडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। पहले बेटा टोटल 11 चैप्टर थे आपकी किताब में, अब सिर्फ 6 रह गए, यानी तकरीबन आधे चैप्टर्स हो गए। बुक की मोटाई भी कम हो गई है। मैं अगर आपको बुक दिखाऊं, ये बेटा अब आपकी नई बुक है, ये देखिए, और ये देखिए ये बिल्कुल इसकी अब वो कम रह गई, यानी पहले से हाफ हो गई है तकरीबन, उसकी लेंथ भी कम हो गई है। अब हुआ ये बेटा हमारे चैनल पर पाक स्टडी के लेक्चर्स मौजूद हैं पुरानी बुक के मुताबिक, लेकिन बुक चेंज हो गई है, तो मुझे बार बार कहा जा रहा था कि नई बुक के मुताबिक दोबारा लेक्चर अपलोड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो नई बुक है सेकेंड ईयर पाक स्टडी की, उसके मुताबिक आज से हम दोबारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं नए लेक्चर्स अपलोड करने का। ठीक है जी। पहली बात बेटा ये समझ लीजिए, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, कुछ बच्चे, बल्कि अक्सर बच्चे कहते हैं मुतालिया पाकिस्तान मुश्किल है, उनको मुश्किल लगता है। उनको बेटा मुश्किल क्यों लगता है कि वो इसको याद करना चाहते हैं सवाल जवाब की शक्ल में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और रट्टा मारते हैं और भूल जाते हैं। बेटा पाक स्टडी इस तरह से तैयार नहीं की जाती। मुतालिया पाकिस्तान एक कहानी की शक्ल में है, एक कहानी की शक्ल में। इस तरह कहानी होता है ना, एक वाक़या होता है, ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक वाक़े में से दूसरा वाक़या, उसमें से तीसरा वाक़या, उसमें से चौथा वाक़या, वाक़यात का एक तसलसल होता है। तो अगर आप उस तरीके से उसको समझेंगे तो बहुत आसान है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पाक स्टडी आपको जो नई बुक है कहानी की शक्ल में पढ़ाऊँ, ताकि न सिर्फ ये कि आपके लिए दिलचस्पी बरकरार रहे, बल्कि आपको आसान भी लगे और आपको याद भी हो। हम तफसील से बात करेंगे, आपको मिसालें दूंगा, कहानी की शक्ल में बयान करूँगा, लेकिन साथ साथ बेटा हमने टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है, क्योंकि याद रखिए आपके कंसेप्ट कितने भी क्लियर हों, आपके कंसेप्ट्स कितने भी क्लियर हों, जो आपको MCQs आने हैं बुक में से ही आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बुक में से ही आने हैं, और लॉन्ग तो बुक में से आने ही आने हैं, आप जानते हैं। लिहाजा हम वजाहती बात भी करेंगे, लेकिन साथ साथ टेक्स्ट बुक को भी पढ़ेंगे, एक एक वर्ड्स को। तो इस हवाले से बेटा आपकी जो नई बुक है सेकेंड ईयर पाक स्टडी की आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सिर्फ असबाब का तारुफ देखेंगे, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सेकेंड ईयर पाक स्टडी में क्या कुछ शामिल है। तो लेट्स स्टार्ट जी, ये बाकायदा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन आपका पहला चैप्टर है इस्लाम और पाकिस्तान, इस्लाम एंड पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम के नाम पे ये मुल्क कायम किया गया था। हम एक ऐसा मुल्क हासिल करना चाहते थे जहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। कायद आज़म फरमाते हैं कि दरअसल हम एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहते हैं जहाँ इस्लामी तालीमात को अमल करके दुनिया के सामने पेश किया जा सके। इस्लामिक लॉ की बात करें बेटा, इस्लामी मज़हब की बात करें, तो उसके लिए बुनियादी कानून कुरान पाक ही है। कुरान पाक अल्लाह ताला के अहकामात हैं इंसान के लिए, अपने बंदे के लिए। तो इस्लामी रियासत का जो आइन होगा वो कुरान होगा, इस्लामी रियासत का जो कानून होगा कुरान होगा। और जाहिर है हम कुरान को कब आइन बना सकेंगे, जब आज़ाद इस्लामी रियासत हो। अंग्रेज़ों के होते हुए तो ये मुमकिन नहीं था ना कि हम कुरान को आइन बनाएं, हिंदुओं के होते हुए मुमकिन नहीं था। लिहाजा मुसलमाना ने बड़े सगीर का बड़ा जायज़ मुतालबा था कि हम एक अलग वतन हासिल करना चाहते हैं जहाँ इस्लामी तालीमात को अमलन नाफिज कर सकें। तो पाकिस्तान बेटा इस्लाम के नाम पे बना था। वो क्या इस्लामी तालीमात हैं जिनको हम नाफिज करना चाहते थे, और इसके पीछे इस्लाम ही था। जब बेटा आप बात करते हैं ना दो कौमी नज़रिया, कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना, कि हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आबाद हैं, जिनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं। मुसलमान हर लिहाज से जुदा गाना कौम है, मुसलमानों का
अपना सियासी निज़ाम है, अपना मुआशी निज़ाम है, अपना मुआशरती निज़ाम है, अपना समाजी निज़ाम है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ज़रूरी है कि हमारा अलग वतन भी होना चाहिए। इसको बेटा हम कह देते हैं दो कौमी नज़रिया, और दरअसल यही नज़रिया इस्लाम भी है। तो एक बात समझ में रखिए बेटा, नज़रिया इस्लाम, दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान, ये एक ही हकीकत के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। दोबारा सुन लीजिए, नज़रिया इस्लाम, दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान एक ही हकीकत के तीन नाम है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया ताकि इस्लामी तालीमात को नाफिज किया जा सके, इस चीज़ को बेटा हम तफसील से पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, इस्लाम और पाकिस्तान। ये बेटा दोबारा दोहरा दूँ मैं, ये आपकी जो पाक स्टडी की नई बुक आई है उसके अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर सिर्फ चैप्टर्स के तारुफ का है। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको पूरी किताब के बारे में मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ शामिल है। जी, चैप्टर नंबर 2, बाब नंबर 2, सियासी और आइनी इर्तका, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इर्तका बेटा कहते हैं डेवलपमेंट, बढ़ना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, इर्तका कहलाएगा। तो सियासी इर्तका क्या हुआ? सियासी इर्तका यानी बेटा सियासी हुकूमत, यानी पाकिस्तान में किस किस की हुकूमत रही, कैसी रही, कितना अर्सा रही, उस हुकूमत को कैसे ख़त्म किया गया या कैसे ख़त्म हुई, नई हुकूमत किस तरह से आई, रिप्लेस किस तरह से हुई। यानी पाकिस्तान का सियासी निज़ाम का मतलब है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के बारे में, ठीक है जी, और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में। बेटा मुल्क का निज़ाम चलता है आइन के तहत। आवाम के लिए कानून होता है बेटा, मेरे और आपके लिए कानून होगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या जायज़, क्या नाजायज़, क्या चीज़ जुर्म है और किस जुर्म की क्या सज़ा है। ये बेटा कानून होता है आवाम के लिए, याद रखिए, जिसको आप लॉ कहते हैं। रियासत के लिए आइन होता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, उर्दू में आइन कहेंगे। आइन क्या होता है कि रियासत का निज़ाम कैसे चलना है, रियासती इदारे क्या होंगे, सदर क्या होगा, वज़ीर-ए-आज़म क्या होगा, पार्लियामेंट क्या होगी, अदलिया क्या होगी, उनके इख्तियारात क्या होंगे, इख्तियारात की तकसीम क्या होगी, निज़ाम सल्तनत क्या होगा, इसको बेटा कहते हैं आइन में डिस्कस होता है। तो अब दूसरे चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कितने आइन रहे और उनकी क्या खसूसियात हैं। 3 बेटा मुस्तकिल आइन थे, आर्जी आइन भी बनते रहे, लेकिन मुस्तकिल 3 आइन थे। पहला 1956 में बना, दूसरा 1962 में बना, तीसरा 1973 में बना। तो इन तीनों आइनों को हम तफसील से पढ़ेंगे, ख़ासतौर पे इनकी इस्लामी दिफात के हवाले से। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा दूसरा चैप्टर क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में आइनी इर्तका, कौन कौन से आइन बने, कितना अर्सा रहे, क्यों ख़त्म हुए, कैसे ख़त्म हुए, उनकी अहम खसूसियात क्या हैं, उनमें बुनियादी हकूक़ क्या हैं, उनकी इस्लामी दिफात क्या है। ये तो हो गया बेटा आइनी इर्तका। और सियासी इर्तका हुकूमतों के हवाले से है कि पाकिस्तान में किसने कितना अर्सा हुकूमत की और कैसे हुकूमत की। तो पाकिस्तान का हुकूमती निज़ाम, सियासी निज़ाम और पाकिस्तान के आइन के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सियासी और आइनी इर्तका। या बेटा एक बात समझ लें कि आपके सामने नज़र आ रहा है बेटा, आपको स्लाइड में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इनमें सबसे अहम चैप्टर नंबर 2 ही है। दोबारा सुन लीजिए, तमाम चैप्टर्स में सबसे अहम आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे चैप्टर नंबर 1 है और फिर चैप्टर नंबर 3 है। दोबारा सुन लीजिए, 3 चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले नंबर पे रखूँगा, चैप्टर 2 को रखूँगा, सियासी व आइनी इर्तका। दूसरे नंबर पर जो अहम है वो पहला चैप्टर है, इस्लाम और पाकिस्तान। और तीसरे नंबर पर जो अहम है वो चैप्टर नंबर 3 है, इंतज़ामी निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है जी, वैसे तो आपने पूरी बुक पढ़नी होती है, लेकिन ये ज़्यादा अहम है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, फिर 1 और फिर 3। जी जनाब, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 3, इंतज़ामी निज़ाम। ठीक है बेटा, घर का भी इंतज़ाम चलाने का एक निज़ाम होता है। वालिद ने कमा के लाना है, बाहर से कमा के लाना है। जो आपकी वालिद है उन्होंने घर का निज़ाम चलाना है, क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, क्या पकाना है। जो बड़े भाई है उसका काम बाहर के मामलात हैं, बिल अदा करना और ये वगैरह। घर की लड़कियां, उन्होंने घर की सफाई करनी होती है, यानी घर की सफाई, इंतज़ाम, इसराम ज़ाहिर है ये गर्ल्स का काम है। तो काम बांटे होते हैं कि घर में 5 फ़र्द हैं, बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, तो किसने क्या काम करना है, पूरे एक इंतज़ाम होता है घर का। ठीक है जी, तो आप यूँ ही समझिए कि मुल्क भी एक घर होता है, यानी मुल्क कैसे चलाया जाएगा,
मुल्क में कितने इदारे होंगे और वो इदारे कैसे काम करेंगे। ठीक है जी। तो जो रियासती इदारे होते हैं उनके इख्तियारात, उनके फ़राइज़, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, इंतज़ामी निज़ाम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यह एक अहम बात बेटा, पाकिस्तान वफाकी मुल्क है, ये बात समझ लीजिए, पाकिस्तान वफाकी मुल्क है, जिसको इंग्लिश में आप फेडरल कहते हैं, उर्दू में वफाकी कहेंगे। वफाकी क्या होता है? ऐसा मुल्क जहाँ एक से ज़्यादा हुकूमतें, यानी जहाँ सिर्फ एक हुकूमत ना हो, एक से ज़्यादा हुकूमतें हों, यानी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस तरह आप कहेंगे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान, उसके बाद फिर हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। देखिए एक गवर्नमेंट तो नहीं है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके तहत यूनिट्स हैं, यूनिट यानी सूबे, और हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है। जो सूबों को इख्तियारात हैं उनमें बेटा हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर सकती, और ऐसे ही जो हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात हैं उनमें सूबे मुदाखलत नहीं कर सकते। तो बेटा हम तीसरे चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं, सूबाई हुकूमतों के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं। बल्कि अब इससे तो मज़ीद आगे चला गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम आ गया, यानी ऊपर हुकूमत पाकिस्तान है, नीचे हुकूमत पंजाब, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद। ठीक है जी। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, यानी पाकिस्तान में एक हुकूमत नहीं, मुख्तलिफ दर्जाती निज़ाम है। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि पाकिस्तान का इंतज़ामी निज़ाम कैसा है, फिर वफाकी हुकूमत के कौन कौन से इदारे हैं और वो क्या काम करते हैं, फिर सूबाई हुकूमत के क्या इदारे हैं, क्या काम करते हैं, क्या इख्तियारात हैं, और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी मकामी हुकूमत भी इसको कहते हैं, उसके इख्तियारात फ़राइज़, ये हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इंतज़ामी निज़ाम। आगे चलिए चैप्टर नंबर 4 इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स। बेटा हकूक क्या होते हैं? जो हमें दिए जाते हैं एहसान किए बगैर, यानी जो चीज़ मुझे दी जाए और मुझ पर एहसान ना किया जाए, वो हकूक होंगे, राइट्स होंगे। सबसे पहले बेटा हकूक इस्लाम ने दिए, आज से तकरीबन 1450 साल पहले सबसे पहले बेटा बुनियादी हकूक इस्लाम ने दिए थे। इससे पहले बुनियादी हकूक का कोई तसव्वुर नहीं था। पर सुन लीजिए, इससे पहले बुनियादी हकूक का तसव्वुर नहीं था। सबसे पहले इस्लाम ने हकूक दिए, इंसान को बैसियत इंसान हकूक दिए, औरतों को, ख़वातीन को हकूक दिए, ग़ुलामों को हकूक दिए, गरीबों को हकूक दिए, कमज़ोरों को हकूक दिए। तो सबसे पहले जब इंसानी हकूक की बात करते हैं तो वो तो इस्लाम से मिले। हाँ, दुर जदीद की बात करें तो बेटा मगरबी दुनिया ने, जो बड़े चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने इंसानी हकूक पिछली सदी में दिए हैं, यानी अहले मगरब को इंसानी हकूक पिछली सदी में मिले हैं, जबकि इस्लाम ने ये हकूक 1450 साल पहले दे दिए थे। तो हम बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस्लाम के बुनियादी हकूक कौन कौन से हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। अच्छा याद रखें बेटा, जो लोगों के हकूक हैं इसका मतलब होगा हुकूमत के फ़राइज़, यानी जो हुकूमत की ड्यूटीज़ होती हैं वो आवाम के हकूक होते हैं, और जो आवाम की ड्यूटीज़ होती हैं वो हुकूमत के हकूक होते हैं। ठीक है जी। तो इंसानी हकूक का मतलब वो जिम्मेदारियां जो हुकूमत पर या रियासत पर आयद होती हैं उसको इंसानी हकूक कहेंगे। मसलन हुकूमत का काम है आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, आवाम को रोज़गार देना, आवाम को बुनियादी ज़रूरियात देना। ये दरअसल हुकूमत के फ़राइज़ हैं, मगर शहरियों के हकूक हैं जिसको हम इंसानी हकूक कहते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले इंसानी हकूक तो कुरान पाक ने दिए 1450 साल पहले, इस्लाम ने, मगरबी दुनिया ने पिछली सदी में दिए, और फिर हम इसमें यह भी पढ़ेंगे दुनिया का बेटा जो सबसे बड़ा आलमी इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, उसने भी इंसानी हकूक दिए। और ज़ाहिर बेटा जब अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक देगा तो वो काबिल पाबंदी होंगे तमाम रुकन मुल्कों के लिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी अरकान कंट्रीज़ हैं, रुकन ममालिक हैं, मेंबर्स हैं, उन सब के लिए लाजमी होता है जो अक़वाम मुत्तहिदा ऑर्डर करती है। तो इस तरह फिर हमने पहले तो देखने हैं इस्लाम के दिए हुए हकूक, फिर हम देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हकूक दिए, फिर हम देखेंगे मगरबी दुनिया ने क्या हकूक दिए। और बेटा अब तो सूरत हाल ये है कि दुनिया के हर आइन के अंदर इंसानी हकूक मौजूद है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कौन कौन से बुनियादी हकूक दिए गए हैं।
ठीक है बेटा, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 इंसानी हकूक। आगे आइए चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखिए बेटा, सबसे पहले ये समझें तालीम किसको कहते हैं। तालीम का मतलब ये होता है एक नस्ल की अच्छी बातें, अच्छे रस्म व रिवाज अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। एक नस्ल ने जो बातें सीखी, जो उलूम सीखे, जो हुनर सीखे, जो अच्छी आदतें सीखी, जो रस्म व रिवाज अपनाए, उसको अगली नस्ल तक मुंतकिल करना तालीम कहलाता है। ठीक है, एजुकेशन ये तो हो गया तालीम। अब फिर निज़ाम तालीम क्या हो गया? निज़ाम तालीम ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए एक नस्ल की सीखी हुई बातों को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, पास ऑन किया जाए, उसको कहेंगे निज़ाम तालीम, एजुकेशनल सिस्टम। तो जो स्टूडेंट्स, अब हम जब बात करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की, तो हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम तालीम कामयाब है या नाकाम है। इसमें बेटा दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। यानी जो मकासद एक होने चाहिए, पाकिस्तान बेटा इस्लामी मुल्क है, हमें अच्छा मुसलमान होना चाहिए, अच्छा पाकिस्तानी होना चाहिए, ये मकसद था निज़ाम तालीम। दोबारा दोहरा दूँ, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का मकसद ये होना चाहिए था कि हम अच्छे मुसलमान होते, अच्छे पाकिस्तानी होते, अच्छे इंसान होते, लेकिन इस सिलसिले में निज़ाम तालीम नाकाम रहा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे निज़ाम तालीम कैसा है, कितने दर्जाती है। जिस तरह होता है ना, छोटी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर कॉलेज एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर कुछ फ़नी तालीम होती है, कुछ मुख्तलिफ इदारे होते हैं, मेडिकल की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो एक तो हम ये देखेंगे और दूसरा ये देखेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम कैसा है, इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या वजूहात हैं, और इस निज़ाम तालीम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसको बेटा तफसील से हम देखेंगे चैप्टर 5 में, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम। आगे चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 6 आपकी सेकेंड ईयर न्यू बुक, आखिरी चैप्टर, खेल और सैर व सियाहत। इसमें दो चीज़ें आ गई, खेल स्पोर्ट्स और सैर व सियाहत टूरिज़म। बेटा खेल तारुफ होता है किसी भी मुल्क का, पूरी दुनिया में खेल तारुफ होता है। आप यूँ कह सकते हैं जो खिलाड़ी होते हैं मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, सफ़ीर होते हैं। खेल के ज़रिए किसी मुल्क की बैनुल अक़वामी तौर पर शनाख्त होती है। इसको आप यूँ समझें, जब बेटा पाकिस्तान बना था बहुत कम लोग पाकिस्तान को जानते थे, लेकिन जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई, उन्होंने टेस्ट मैच जीता, तो दुनिया को पता चला अच्छा ये भी कोई मुल्क है। तो दुनिया में हवाला बना हमारा क्रिकेट। और फिर आप जानते हैं हॉकी, पाकिस्तान के बड़े एजाज़ात रहे हॉकी में, फिर स्क्वैश है और उसके बाद फिर स्नूकर है। ये 4 खेलें, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, स्नूकर, ये ख़ास तौर पर जो तारुफ बना दुनिया में पाकिस्तान का, ये बेटा खेलों की अहमियत है बैनुल अक़वामी सतह पर। इसके अलावा बेटा खेलों की ज़ाहिर है एक मेडिकल अहमियत भी है। खेल इंसान को तंदुरुस्त रखते हैं, खेल इंसान को चुस्त रखते हैं, तवाना रखते हैं। एक जुमला आपने ज़रूर सुना होगा कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। जब लोग खेल कूद करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। और सेहतमंद जिस्म कब होता है? जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप खेलों में हिस्सा ले रहे होते हैं। आप सारा दिन बैठे रहें, किताबी कीड़े बने रहें, बाहर ना लिखें, सिर्फ किताबी कीड़े बने रहें, तो बेटा शायद डिग्री तो आप ले लें। बेटा बात मेरी गौर से सुनिएगा। वो बच्चे जो बुकवॉर्म होते हैं, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं, ऐसे मुनासिब तर्जुमा तो नहीं है इसका ये, लेकिन यही बोला जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अपने कमरे में बैठे हैं और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, किताबें रट रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, आपकी हम निसाबी सरगर्मियाँ नहीं हैं, आप बाहर नहीं निकलते, आप स्पोर्ट्स नहीं करते, आप खेलों में हिस्सा नहीं लेते, तो बेटा शायद आपको डिग्री तो अच्छे नंबरों में मिल जाए, शायद आप मेरिट भी बना लें, शायद आप पोजीशन भी ले लें, लेकिन होगा क्या? आपके बेटा बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, आपको नज़र की ऐनक लग जाएगी। और याद रखें, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। याद रखें बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग डिग्री नहीं चेक करते, क्योंकि आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, आप तो बाहर निकले ही नहीं, आपने तो मेल जोल ही नहीं रखा। तो वो बच्चे
जिनके पास डिग्रियां होती हैं लेकिन खेल कूद से दूर रहते हैं, हम निसाबी सरगर्मियों से दूर रहते हैं, बेटा यकीन कीजिए मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, वो अमली ज़िंदगी में कोई बहुत कामयाब नहीं होते। हाँ, वो जो खेल भी रहे हैं, साथ पढ़ाई भी करें, दोनों को पार्ट टाइम दे रहे हैं, हम निसाबी सरगर्मियों को भी टाइम दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खेल भी ले रहे हैं, ग्राउंड में भी जाते हैं, वो अमली ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब। तो खेल बेटा आपको तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं, आपको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखते हैं, और खेल हमारा कौमी सतह पर वकार भी बनते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त भी बनते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या कारकर्दगी दिखाई मुख्तलिफ खेलों में, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिरी चैप्टर का दूसरा हिस्सा है सैर व सियाहत, जिसको आप टूरिज़्म कहते हैं, घूमना फिरना कहते हैं। बेटा यकीन कीजिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं बेटा किताबी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया के बहुत से कंट्रीज देखे हैं, मुझे बहुत से मुल्क घूमने का इत्तफाक हुआ है। यकीन कीजिए मैं कसम खा के कह सकता हूँ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हाँ, हमने सिस्टम नहीं बनाया, हमने सियाहत को फ़रोग नहीं दिया। दुनिया के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन क्या है वो डरते हैं, या दहशत गर्दी है, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें इसको भी छोड़ दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह दहशत गर्दी पर तो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका, लेकिन फिर ये होता है जो गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं, प्रॉपर रास्ते नहीं है, ट्रैक्स ख़तरनाक हैं, प्रॉपर होटल्स नहीं है, खाने पीने की सही जगह नहीं है, यानी वो सहूलियात नहीं है। मुल्क तो खूबसूरत है, लोग बाहर से आए, लेकिन जो सियाहों को सहूलियात चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, वो दस्तयाब नहीं है, तो लोग यहाँ नहीं आते। इसके मुकाबले में बेटा जो मगरबी मुल्क हैं उन्होंने सहूलियात बहुत ज़्यादा दे दी, फैसिलिटेट कर दिया, तो लोग वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। अगर बेटा हम सैर व सियाहत, क्योंकि मुल्क तो खूबसूरत है, अगर हम इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें और बाकायदा तौर पे, वैसे तो पाकिस्तान में सियाहत को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ किताबों की हद तक, आइन की हद तक अमलन नहीं किया गया। हम अगर सियाहत को फ़रोग देना चाहते हैं, हमें सियाहों के लिए, मुल्की सियाहों के लिए और गैर मुल्की सियाहों के लिए इंतज़ामात करने होंगे, तो बेटा इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। याद रखिए टूरिज़म इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, हमारे हमसाय मुल्कों में देख लें, ये जो अब श्रीलंका है, नेपाल है, ये बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं टूरिज़म से, सैर व सियाहत से। तमाम दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ घूमते फिरते हैं, और ज़ाहिर है जो आएगा 4 पैसे खर्च करके ही जाएगा ना। तो हम पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात को फ़रोग देकर सियाहत को बढ़ा सकते हैं, दुनिया से रोशनास करा सकते हैं पाकिस्तान को, और इस तरह से हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बेटा पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात कौन से हैं, पाकिस्तान में सियाहत को क्या क्या मसाइल हैं, और उन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है। ये बेटा इब्तदाई तारुफ था आपकी किताब का। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए एंड पर, आपकी सेकेंड ईयर पाक स्टडी की बुक चेंज हो चुकी है, तो नई किताब के मुताबिक आज पहला लेक्चर था तारुफ का, और इंशाल्लाह लगातार अब लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ। आप बेटा सिर्फ लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे, सिर्फ गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करेंगे। आई होप कि इन लेक्चर्स को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप 50 में से 50 पूरे नंबर ले सकें। मेहनत आपकी, कोशिश रहनुमाई मेरी, और मेहरबानी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करे, आमीन। ये बेटा आपकी नई बुक का तारफ़ी लेक्चर था। दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर से बाकायदा किताब का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही लेक्चर मुकम्मल होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।